वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेज। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, डेली एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स नॉर्सेट 10, एसजी, पीजीआई, आरआरबी और अदर जो स्टेट के सीएचओ और नर्सिंग स्टाफ के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपके लिए हेल्पफुल होंगे। हमने इससे पहले टॉपिक उठाया था एपीएच, तो हम आज ओबीजी का एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है पीपीएच। पहले एपीएच पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे पीपीएच। क्वेश्चंस के थ्रू ही हम पीपीएच को कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन है, टू बी कंसिडर्ड ए पीपीएच व्हाट वुड द एस्टिमेटेड ब्लड लॉस हैव टू बी फॉर सी सेक्शन। मतलब पीपीएच को मानने के लिए पीपीएच आप कौन से क्राइटेरिया देते हो, सी सेक्शन जब भी होती है डिलीवरी तो कितना ब्लड लॉस हो ये तब आप बोलोगे कि ये पीपीएच की कंडीशन है। ऑप्शन ए है 550 ml लेस देन 550 ml। ऑप्शन बी है 6 मोर देन 600 ml। ऑप्शन सी है मोर देन 1000 ml। ऑप्शन डी है 900 ml। तो ये क्राइटेरिया है। अब आपको बताना है कि सी सेक्शन में कितना क्राइटेरिया हम लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम पीपीएच का इंट्रोडक्शन और पीपीएच का क्राइटेरिया देखते हैं। पीपीएच बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज, इसमें ब्लड लॉस होता है माइनर से सीवियर कैटेगरी में इसको देखने को मिलता है ये अपने को। और बात करें ये कब देखने को मिलता है, तो ये हमें थर्ड स्टेज के बाद में जो भी देखने को मिलता है उसे हम पीपीएच के नाम से जानते हैं। मतलब डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा के बाद से अगर हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ब्लड लॉस देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को हम पीपीएच की कंडीशन देते हैं। और ये एक थर्ड स्टेज लेबर का कॉम्प्लिकेशन में भी देखा जाता है पीपीएच। तो बात करिए हम पीपीएच को सीधी सी भाषा समझ में एक बार इजी लैंग्वेज में समझे तो ये पीपीएच तीन कंडीशन में हम देखते हैं, माइनर मेजर और एक होता है सीवियर। माइनर में हम अगर ब्लड लॉस 500 से 1000 ml हुआ है तो माइनर, अगर मोर देन 1000 और लेस देन 2000 हुआ है तो मेजर, और सीवियर में हम मोर देन 2000 ml ये ब्लड लॉस हुआ तो हम इसके क्राइटेरिया इस तरह देखते हैं। मानते कब हम पीपीएच, आफ्टर प्लेसेंटा डिलीवरी की, प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद से अगर ब्लीडिंग होती है तो उसे अपन पीपीएच बोलते हैं। इसमें अगर हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया देखने को मिलता है तो ये एक शॉक की कंडीशन होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो हम देखते हैं। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू WHO, जो अपना क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू WHO देखें तो जो पीपीएच है उसको मानने का क्राइटेरिया है, अगर वेजाइनल डिलीवरी अगर करा रहे हैं और उसमें अगर ब्लड लॉस मोर देन 500 ml है, अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है वेजाइनल डिलीवरी में तो उसे अपन पीपीएच बोलते हैं। और बात करिए अगर सी सेक्शन है, सीजेरियन सेक्शन की कंडीशन में अगर ब्लड लॉस 1000 ml से ज़्यादा है तो उसे अपन पीपीएच बोलते हैं। ये तो हमने देखा WHO का क्राइटेरिया जो WHO बोलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनी, इसका क्राइटेरिया देखते हैं ये क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू ACOG, इसके अनुसार अगर ब्लड लॉस 1000 ml से ज़्यादा होता है, वो चाहे वेजाइनल डिलीवरी हो और चाहे सी सेक्शन हो, दोनों में ही अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसे अपन बोलेंगे ACOG। अकॉर्डिंग टू ACOG पीपीएच बोलेंगे। तो हमने यहाँ पे WHO का और ACOG का देखा। नेक्स्ट जो आता है अपना क्राइटेरिया वो होता है अकॉर्डिंग टू ATLS।
अकॉर्डिंग टू ATL अमेरिकन ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के अनुसार। इसमें ग्रेड दी हुई है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर, ये 4 ग्रेड देते हैं इसमें। अगर फर्स्ट ग्रेड का है तो अगर यहाँ ब्लड लॉस 15% से कम हुआ है तो ग्रेड फर्स्ट है, और अगर ब्लड लॉस 15 से 30% हुआ है तो ये सेकेंड स्टेज का या फिर सेकेंड ग्रेड का PPH है, और अगर ब्लड लॉस 30 से 40% हुआ है तो ये फोर्थ ग्रेड का PPH माना जाता है। फोर्थ ग्रेड की PPH की बात करें तो फोर्थ ग्रेड का मानते हैं अपन मोर देन 40%, ये क्राइटेरिया होता है PPH का। तो हमने यहाँ पे PPH के क्राइटेरिया देखे, उसकी डेफिनेशन देखी कि आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी के बाद में हम अगर ब्लड लॉस होता है तो उसे अपन PPH बोलते हैं। ये अपना ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है WHO के अनुसार, तो अपने को ये जो अपना क्वेश्चन था अभी वो भी इसी के अनुसार था, इसमें C सेक्शन का पूछा था। तो ये हमने इंट्रोडक्शन देखा PPH का। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं वापस। क्वेश्चन ने पूछा था अपन को अकॉर्डिंग टू WHO पूछा है C सेक्शन डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होने पर उसको PPH बोलेंगे। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन C, मोर देन 1000 ml। अगर मोर देन 500 ml हो रहा है तो उसे वो वेजाइनल डिलीवरी कंडीशन में PPH होगा। ये वेजाइनल डिलीवरी कंडीशन है और मोर देन 1000 ml C सेक्शन की कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द 4 T's ऑफ PPH। इसमें पूछा है 4 T कौन कौन से हैं PPH के। ऑप्शन ए इसमें दे रखा है, आपको इनमें से सिलेक्ट करना है। ट्रोमा, टॉक्सिन्स, ट्रेवल, टिश्यू, थ्रिएड्स, थ्रोम्बिन, टीयर एंड लास्ट है टोन। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से 4 T में आते हैं PPH के। बात करें 4 T होता क्या है, तो ये एक ईटियोलॉजी है। ईटियोलॉजी में पढ़ते हैं अपन 4 T को, कौन कौन से कारक होते हैं जो PPH कोज कर सकते हैं। तो ईटियोलॉजी देखते हैं। ईटियोलॉजी में आते हैं 4 T's। 4 T में फर्स्ट आता है एक T होता है जिसका मतलब होता है टोन, दूसरा होता है टिश्यू, तीसरा होता है ट्रोमा और चौथा होता है थ्रोम्बस। इन चारों की वजह से PPH होने की कंडीशन होती है। अगर टोन यूट्रस की एटोनिक है तो उस कंडीशन में ब्लड लॉस होगा। अगर रिटेन्ड प्लेसेंटा की कंडीशन है, कोई टिश्यू रह चुका है अंदर यूट्रस के अंदर, उस कंडीशन में भी ब्लीडिंग होगी। ट्रोमा है, कोई इंजरी हो चुकी है, इंजरी हुई है डिलीवरी टाइम में, तो उस कंडीशन में भी हमें PPH की कंडीशन देखने को मिल सकती है। थ्रोम्बस का फॉर्मेशन है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में भी हमें देखने को मिलता है। अगर आपसे मोस्ट कॉमन पूछे, मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है एटोनिक कंडीशन। इसकी वजह से मोस्टली हमें PPH की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा अदर जो कोज है एटोनिक यूट्रस के, वो है ऑक्सीटेशन यूज लेना, फोर्सेप्स डिलीवरी, एपिसियोटोमी, या फिर ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, वो किसी वजह से ट्विंस की वजह से हो सकता है, मैक्रोसोमिया की वजह से हो सकता है। तो ये सभी कंडीशन भी PPH में आती है। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, हाइपरटेंशन कभी इसका कोज नहीं होता और हाइपरटेंशन कभी PPH कोज नहीं करता। हाइपरटेंशन नेवर कोज PPH, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेते हैं वापस एक बार, इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। इसमें 4 T पूछा था अपने को, तो हमने वो चारों T देखे, टोन, टिश्यू, ट्रोमा, थ्रोम्बस, ये चारों ही इसकी ईटियोलॉजी में आते हैं। तो अपने को ऑप्शन में दिख रहे हैं ट्रोमा, टिश्यू, थ्रोम्बिन और टोन। मतलब जो ऑप्शन है, एक तो 4, 1, 6 एंड 8, 1, 4, 6 और 8, ये कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको? तो इसमें आपको आएगा
1, 4, 6 एंड 8 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 4T में ये चारों ही आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में ईटियोलॉजी देखी, इससे पहले उसकी डेफिनेशन और पीपीएच का क्राइटेरिया देखा। अब आगे हम इसके टाइप्स और मैनेजमेंट भी देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज। इनमें से कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है पीपीएच का? ऑप्शन ए है प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ऑप्शन बी है मल्टीपल गेस्टेशन, ऑप्शन सी है हिस्ट्री ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, ऑप्शन डी है अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग। तो बात करें अगर प्रोलॉन्ग्ड लेबर होगा तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग हो सकती है, कोई इंजरी भी हो सकती है, इंजरी के कारण पीपीएच की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है मल्टीपल गेस्टेशन, तो ये भी इसका कोज होता है। ऑप्शन सी है हिस्ट्री, तो इट इज़ ऑल्सो द कोज ऑफ पीपीएच और रिस्क फैक्टर ऑफ पीपीएच। जो ऑप्शन डी है अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, ये इसका रिस्क फैक्टर नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, इसकी वजह जाने पर तो आपको पता होगा ब्रेस्ट फीडिंग जब भी करवाते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग जब करवाते हैं तो ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट पीपीएच को प्रिवेंट करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो ये ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट होता है बॉडी में, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट। आपको पता है ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट होगा तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो ये हेल्प करेगा ब्लीडिंग को रोकने में, कंट्रोल ब्लीडिंग। तो आपको ये जानना है कि ऑक्सीटोसिन की वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है इस कंडीशन में। तो अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग रिस्क फैक्टर नहीं है किसका? पीपीएच का, क्योंकि ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट होता है, आप सभी को पता है। और ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होंगे यूट्रस में, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होंगे यूट्रस में तो ब्लड सप्लाई, उनमें जो ब्लड वेसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड का फ्लो कम होगा और ब्लड लॉस भी कम होगा। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट थोड़ा छोटा सा टॉपिक इसको बात कर लेते हैं। आपको अगर ऑक्सीटोसिन के बारे में पूछे तो ऑक्सीटोसिन के अदर नाम आपको, अदर नेम जो है वो पता होना चाहिए। पहला लव हार्मोन, लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी इसे ही बोलते हैं। गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन, कडलिंग हार्मोन, ये सभी इसके ही नाम हैं। कडलिंग हार्मोन, इसके अलावा बर्थ हार्मोन और एक होता है हगिंग हार्मोन, जो भी हग करते हैं तो ये भी स्टिमुलेट होता है। तो ये सारे नाम ही ऑक्सीटोसिन के हैं और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, तो इसके नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी पीपीएच इच। अब आप में से यहाँ पे पूछा है प्राइमरी पीपीएच कौन सा है, इनमें से इन ऑप्शन में आपको देकर बताना है कि प्राइमरी पीपीएच का क्राइटेरिया क्या होता है। ऑप्शन ए है हेमरेज अकर विद इन 24 आवर फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी, मतलब बर्थ होने से 24 घंटे के अंदर अंदर ब्लीडिंग होना, हेमरेज होना प्राइमरी पीपीएच कहलाता है। ऑप्शन बी है हेमरेज अकर्स बियॉन्ड 24 आवर्स विद इन परप्यूरियम, मतलब बर्थ के बाद से लेकर परप्यूरियम पीरियड तक, मतलब 42 डेज तक चलने वाला, 12 वीक तक चलता है। ऑप्शन सी है ब्लीडिंग अकर्स आफ्टर 28 वीक बट बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर पेन, मतलब जो ब्लीडिंग है वो 28 वीक के बाद में चलती है और लेबर पेन के पहले पहले तक चलती है, तो ये तो एपीएच की कंडीशन में चला गया। ऑप्शन डी है ब्लीडिंग अकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये भी एपीएच में जाता है, ना कि पीपीएच में। तो अपन बात करें यहाँ पे टाइप्स की,
टाइप्स ऑफ पीपीएच इंपॉर्टेंट है। टाइप्स, टाइप्स ऑफ पीपीएच की बात करें तो दो टाइप का होता है पीपीएच। एक होता है प्राइमरी पीपीएच, एक होता है सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। बात करें अपन यहाँ पे प्राइमरी पीपीएच की सबसे पहले। प्राइमरी पीपीएच, प्राइमरी पीपीएच का मतलब होता है ब्लड लॉस होना, ब्लीडिंग होना विद इन 24 आवर ऑफ डिलीवरी। ब्लीडिंग और ब्लड लॉस, या फिर आप इसको हेमरेज भी बोल सकते हो, विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, मतलब इमीडिएटली होना। और ये इमीडिएटली होगा और सीवियर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सीवियर इन नेचर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, तो इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस, प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज होता है एटोनिक यूट्रस, और ये फर्स्ट 24 आवर में देखने को मिलता है। तो ये हमने देखा प्राइमरी पीपीएच का क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं सेकेंडरी पीपीएच का क्राइटेरिया। सेकेंडरी पीपीएच की बात करें तो ब्लड लॉस होना या फिर हेमरेज की कंडीशन, ब्लड लॉस आफ्टर 24 आवर अप टू द 12 वीक, मतलब परप्यूरियम पीरियड, पूरा परप्यूरियम पीरियड तक चलती रहती है। ये 24 घंटे से बाद से लेकर 12 वीक के बीच में अगर जो ब्लीडिंग होती है तो उसे सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं, डिलीवरी के बाद से। बात करें इसमें ज़्यादा सीवियर नहीं होती है, माइल्ड होती है नेचर में। और इसका अगर आपसे कोज पूछे मोस्ट कॉमन कोज, इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है सेकेंडरी पीपीएच का रिटेंड टिश्यू। यूट्रस में किसी प्रकार का टिश्यू रह जाना या फिर प्लेसेंटा का कोई पार्ट रह जाना, उसकी वजह से सेकेंडरी पीपीएच देखने को मिलता है। तो ये हमने सेकेंडरी पीपीएच का क्राइटेरिया देखा। अब चलते हैं हमने क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ने पूछा था प्राइमरी पीपीएच के बारे में। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है हेमरेज अकर विद इन 24 आवर फॉलोइंग द बर्थ। तो बिल्कुल राइट आंसर है ये, फर्स्ट 24 आवर में होना बर्थ के। ऑप्शन जो बी दिया गया है वो सेकेंडरी पीपीएच का है, 24 घंटे बाद से परप्यूरियम तक, उसके बीच में होना सेकेंड पीपीएच का था। ये दोनों एपीएच की कंडीशन है बाकी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर पीपीएच इंक्लूड्स। ऑप्शन ए है लाइगेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरी, ऑप्शन बी है लाइगेशन ओवेरियन एंड यूट्राइन आर्टरी एनास्टोमोसिस, ऑप्शन सी है लाइगेशन ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। तो बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो ये तीनों ही इसके आंसर हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दोनों का एक्सप्लेनेशन एक साथ करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फ्लूइड थेरेपी इन शॉक ड्यू टू पीपीएच। जो शॉक में फ्लूइड थेरेपी देते हैं पीपीएच के शॉक में, जो पीपीएच के कारण शॉक की कंडीशन हुई है उसमें फ्लूइड थेरेपी देने का प्राइमरी गोल क्या होता है। ऑप्शन ए है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी है करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ऑप्शन सी है रिस्टोर टिश्यू परफ्यूजन, ऑप्शन डी है रिड्यूस पेन। तो इसका आंसर क्या होने वाला आपके, ब्लड प्रेशर का बढ़ाना, करेक्ट करना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, या फिर रिस्टोर करना टिश्यू परफ्यूजन को, या फिर रिड्यूस करना पेन को। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं जो अपना बाकी रहा है मैनेजमेंट,
उसके बारे में। आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं कितनों का सही होता है ये आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। अब हम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, पीपीएच की। मैनेजमेंट ओ पीपीएच पीपीएच की मैनेजमेंट की बात करें तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट करते हैं। इसके मैनेजमेंट 4 स्टेप इन्वॉल्व है। पीपीएच का मैनेजमेंट हम देखेंगे, इसके स्टेप अलग अलग है। पर सबसे पहले आता है रिसक्सीटेशन। इसके बाद में आता है मेडिकल मैनेजमेंट। उसके बाद आता है मैकेनिकल मैनेजमेंट। और लास्ट में आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। ये 4 स्टेप हम इसमें यूज लेते हैं। अगर पेशेंट रिसक्सीटेशन के बाद में सही हो जाता है तो वो मेडिकल पर नहीं जाता है, और अगर रिसक्सीटेशन से पेशेंट की कंडीशन सही नहीं हुई तो वो मेडिकल मैनेजमेंट पे उसमें यूज लेते हैं। अगर वो मेडिकल मैनेजमेंट से भी सही नहीं हुआ तो हम उसमें मैकेनिकल मैनेजमेंट यूज लेते हैं, और मैकेनिकल मैनेजमेंट से भी ठीक ना होने पर, ट्रीट ना होने पर हम सर्जिकल मैनेजमेंट यूज लेते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी थेरेपी एक ही पेशेंट में यूज कर ले, सब में अलग अलग तरीके से, अगर पेशेंट के रेस्पॉन्स के ऊपर है। अगर आपसे पूछे पीपीएच में शॉक इंडेक्स कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछ ले गई आपसे, इन पीपीएच शॉक इंडेक्स वैल्यू होती है पीपीएच में 0.9 से 1.1। ये आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे नॉर्मल ऐसा ही मतलब शॉक इंडेक्स पूछे, आपसे, तो नॉर्मल शॉक इंडेक्स होती है 0.5 टू 0.7। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है रिसक्सीटेशन। इसमें बात करते हैं, हम इसमें फ्लूइड और ब्लड थेरेपी देते हैं। फ्लूइड एंड ब्लड थेरेपी। और बात करें इसमें फ्लूइड ऑफ चॉइस, आपसे पूछे फ्लूइड ऑफ चॉइस, तो आपको याद रखना है क्रिस्टेलॉइड सॉल्यूशन देते हैं इसमें, क्योंकि हमें ब्लीडिंग को रोकना है। इसमें ब्लीडिंग को रोकना भी अपना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए हम क्रिस्टेलॉइड सॉल्यूशन इसमें प्रीफर करते हैं। अब बात करें हम किस रेशो में हम जो ब्लड प्रोडक्ट देते हैं, तो इसका रेशो होता है 4:1:1। 4:1:1 किस टाइप से होता है देखते हैं। ब्लड देते हैं, अगर पैक रेड ब्लड सेल दे रहे हैं तो वो 4 यूनिट देते हैं, और प्रेस फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं 1 यूनिट, और देते हैं प्लेटलेट्स देते हैं 1 यूनिट। ये इसका रेशो होता है। प्रेस फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को रोकने के लिए, और पैक्ड रेड ब्लड सेल जो ब्लड का काउंट कम हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए हम इस रेशो में रिसक्सीटेशन करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, अगर इस मैनेजमेंट से पेशेंट की कंडीशन ट्रीट ना हो तो अपन नेक्स्ट मैनेजमेंट पे जाते हैं, जो है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो आइडियल इसमें हम यूज लगते हैं ऑक्सीटोसिन, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इसके साथ हम यूज देते हैं यूट्राइन मसाज, और हम इसमें देते हैं ट्रेनेक्सा, जिसे ट्रेनेक्समिक एसिड भी बोलते हैं, जो ब्लीडिंग के कंडीशन को ट्रीट करने में यूज लिया जाता है। ट्रेनेक्समिक एसिड, ये कॉम्बिनेशन हम इसमें यूज लेते हैं। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, मसाज रिलैक्स करने का काम करता है, एटोनिसिटी को कम करता है, और ट्रेनेक्सा
हम यूज लेते हैं। ये मेडिकल मैनेजमेंट हुआ, ये बहुत नॉर्मल है। अब यहाँ आपके जो मैकेनिकल मैनेजमेंट हम यूज लेते हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो आपको ध्यान रखना है। मैकेनिकल मैनेजमेंट, इसमें आपको एक क्वेश्चन को ध्यान रखना है। इसमें हम जब मेडिकल और रिसर्टिफिकेशन फेल हो जाए तो हम मेडिकल मैनेजमेंट यूज लेते हैं, और इसमें हम एक बैलून यूज लेते हैं जिसे बोलते हैं बकरी बैलून। बकरी बैलून यूज लेते हैं, बैलून यूज लेते हैं जिसमें ये WHO का रिकमेंडेड प्रोसीजर है, और इस बैलून का नाम होता है बकरी बैलून। ये एग्जाम में आता है कई बार। बकरी बैलून किस कंडीशन में यूज लेते हैं, इसमें बात करें कौन सा फ्लूइड फिल करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है NS करते हैं। अमाउंट अगर आपसे पूछे, मैक्सिमम कैपेसिटी पूछे, तो कैपेसिटी आपको ध्यान रखनी है 300 से 500 ml। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बकरी बैलून। इसके अलावा इसमें और भी यूज लेते हैं, जैसे यूटेराइन पैकिंग हो गया, या फिर टेम्परेरी मेथड कुछ है, जो एक होता है मास्ट, मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर भी इसमें यूज लेते हैं। अदर इसमें जो लास्ट अपना मैनेजमेंट होता है वो होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें, हमें सबसे पहले इसमें हिस्ट्री चेक कर लेनी होती है, क्योंकि अगर हिस्टेरेक्टोमी करनी होती है, अगर फैमिली कंप्लीट है, संतुष्ट है पूरा फैमिली, तो उसमें हिस्टेरेक्टोमी करना होता है। अगर फैमिली कंप्लीट नहीं है तो हमें अदर मेथड पे जाना है। इफ पेशेंट फैमिली कंप्लीट, मतलब फैमिली कंप्लीट का मतलब उनके जो भी चाइल्ड है वो हो चुके हैं, अब वो आगे और भी नहीं करना चाहते कोई भी कंडीशन, तो हम इसमें हिस्टेरेक्टोमी करते हैं। हिस्टेरेक्टोमी। और अगर फैमिली कंप्लीट नहीं है, अनकंप्लीट, फैमिली अनकंप्लीट है, इस कंडीशन में हम करते हैं, एक तो करते हैं सूचरिंग, एक करते हैं कोट्राइजेशन, और एक करते हैं लाइगेशन। लाइगेशन कर देते हैं यूटेराइन ओवेरियन आर्टरीज का, जिसे ब्लड सप्लाई नहीं होती है। सूचर्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो सूचर यूज होता है वो होता है बी लाइक सूचर। बी लाइक सूचर एग्जाम में आता है। बी लाइक सूचर कौन सी कंडीशन में यूज लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। PPH में हम बी लाइक सूचर काम मिलते हैं। इसके अलावा चो स्क्वायर और गन सेलर भी हम इसमें यूज लेते हैं। ये सूचर के नाम हैं सारे, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, पेरिनियल ट्रोमा से या फिर पेरिनियल इंजरी से, पेरिनियल इंजरी, इससे एक क्वेश्चन आता है जिसमें इसके ग्रेड पूछते हैं कि पेरिनियल इंजरी के क्या कितने ग्रेड होते हैं। 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री और 4th डिग्री, ये 4 ग्रेड होते हैं। 1st ग्रेड अगर स्किन में ही इंजरी है ओनली, तो 1st ग्रेड इन्वॉल्व करेंगे। 2nd डिग्री होता है मतलब स्किन, मसल और म्यूकोसा, ये तीनों ही इंजरी में इन्वॉल्व है। और 3rd डिग्री कंडीशन में स्किन, मसल, म्यूकोसा मतलब 2nd डिग्री पूरा, और एनस स्फिंक्टर, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। और 4th डिग्री में 3rd डिग्री पूरा और रेक्टल म्यूकोसा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर रेक्टल म्यूकोसा आया है क्वेश्चन में तो आपको वहाँ 4th डिग्री कंसिडर करना है। अगर एनल स्फिंक्टर लिखा हुआ आया है कि पेरिनियल इंजरी हुई है और उसमें इन्वॉल्व हुआ है एनल स्फिंक्टर, तो आपको 3rd डिग्री इन्वॉल्व करना है, मानना है। अगर आए स्किन, मसल और म्यूकोसा लिखा हुआ, तो आपको 2nd डिग्री
और ओनली स्किन आए कि स्किन ही इन्वॉल्व है पेनियल इंजरी में, तो आपको फर्स्ट डिग्री कंसिडर करना है। तो ये हमने पूरा पीपीएच पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।